वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन लोग दोस्तों गेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों गेट के वेक्टर अलजेब्रा के PYQ सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैं एमएड सीरीज चला रहा था, जैसे आपको पता ही है। तो अपनी एमएड सीरीज चल रही थी। इससे पहले अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के दोस्तों गेट के 2021-2025 तक के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। अब अपन वेक्टर अलजेब्रा के सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, क्या बोलता है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट P111। तो मेरे को भाई यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। पहले दोस्तों मैं आपको बेसिक थ्योरी बताता हूँ कि लेट द एफ ए ग्रेडियंट ऑफ द एनी स्केलर फंक्शन। कोई भी एक स्केलर फंक्शन है टी, उसका एफ के ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट एफ क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होता है ऑन सरफेस एज गिवन पॉइंट पी। कौन सा भी एक पॉइंट पी देते उस पर ग्रेडियंट एफ क्या होता है? एक नॉर्मल वेक्टर होता है ऑन सरफेस पर। मतलब ग्रेडियंट एफ को क्या बोलता हूँ दोस्तों? नॉर्मल वेक्टर बोलता हूँ। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? तो ग्रेडियंट एफ का उस वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपन को गिवन वेक्टर दे रखा है, उसके डायरेक्शन में मेरे को डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन ऑफ द स्केलर फंक्शन मेरे को दे रखा है, उसका ग्रेडियंट एफ निकाला। ये नॉर्मल वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है यूनिट वेक्टर ऑफ द ए कैप के साथ। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है दोस्तों? ये TFR नेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिंस अपन मानो कि एक प्लेन है, ये मेरे को इस प्रकार से ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये प्लेन दे रखा है, हम जानते और ये मेरा क्या है? सरफेस है, दिस इज अ सरफेस। और ये मेरा टी है और ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है। टी एक स्केलर फंक्शन है और ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है। तो इस क्यू एज पॉइंट एक्स वाई जेड और नॉर्मल वेक्टर को मतलब ग्रेडियंट एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अपन जानते हैं कि जो पी क्यू है, यहाँ पर पॉइंट पी है और यहाँ पर पॉइंट क्यू है। तो ये जो पी क्यू है, ये पी यहाँ पी एक्स वाई जेड पॉइंट है और यहाँ पर क्यू x1 y1 z1 मान ले। ठीक है। तो ये पी क्यू है, ये नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर है। मुझे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो एन वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 200 क्योंकि ये नॉर्मल है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर की जगह मैं ग्रेडियंट फाई मतलब जो एक फंक्शन की टर्म्स में होता है, तो ग्रेडियंट फाई या ग्रेडियंट एफ कुछ भी कर सकता हूँ। डॉट पी क्यू को मैं स्ट्रेट लाइन को लिख सकता हूँ x1 माइनस x2। ये एक्स वाई जेड है, ये x1 y1 z1 है। x1 माइनस x माइनस x1 आई के, y माइनस y1 जे के, z माइनस z1 के करके। और ग्रेडियंट को मैं लिख सकता हूँ आई के डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, जे के डेल फाइव अपॉन डेल जे, के डेल फाइव अपॉन डेल जे एट पॉइंट पी। जो भी पॉइंट पी है अपना एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से, तो इसको मैं ऐसे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद x माइनस x1 डेल फाइव अपॉन डेल एक्स पी एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस y1 डेल फाइव अपॉन x1 एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट मेरा क्या है दोस्त? x1 y1 और z1 है। ठीक है। तो TFR में क्या पूछा गया था दोस्तों? टेंजेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर होता है टू नॉर्मल के साथ। तो टेंजेंट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोस्तों नॉर्मल के साथ। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो इसमें हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना या टी वेक्टर डॉट। इसी प्रकार एक 2015 में TFR में पूछा गया टेंजेंट वेक्टर। अब टेंजेंट वेक्टर जो होता है नॉर्मल के साथ, ये टेंजेंट वेक्टर आ रहा था जिसको PQ बोल रहा था मैं, ये नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट वेक्टर सरफेस, ये टेंजेंट वेक्टर होगी तो मेरी सरफेस है, सरफेस के पैरेलल होगा नहीं होगा, तो ये पैरेलल होगा। तो उस केस में भी क्या होगा? सेम कंडीशन लगेगी, पैरेलल टू द सरफेस। तो मतलब पैरेलल सरफेस क्या होगा? तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, सीधी सी बात है। तो इसी बात आप गेट 2011 के क्वेश्चन पे आते हैं। ये सरफेस दे रखी है मुझे, तो फंक्शन दे रखा है सरफेस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। तो हमेशा दोस्तों इसको माइनस कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड और -1। ये फंक्शन 0 इसको फंक्शन दे रखा है, ये आपका स्केलर फंक्शन है। तो ये स्केलर फंक्शन दे रखा है, अपन को क्या निकालना है? नॉर्मल वेक्टर निकाल देना है इसका ग्रेडियंट एफ करके। ग्रेडियंट एफ कर लिया दोस्तों। तो 8 पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है? इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है।
तो 8 पॉइंट P पर दोस्तों नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ये नॉर्मल वेक्टर निकल गया है। P मेरा क्या है, वन कोई भी पॉइंट दे रखा था मुझे P111, तो उसमें मेरा नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, n कैप n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मोड। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2ik प्लस 2jk माइनस kk अपॉन 3, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार मेरा ये ऑप्शन वाला ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों TIFR का क्वेश्चन ऐसा ही था, तो TIFR का देख लेते हैं साथ के साथ कि एक सरफेस गिवन था, एफ इसको ज्यूम कर लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर नॉर्मल टू इट 8 पॉइंट P। तो भाई नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल निकालना, तो वह ग्रेडेड एफ निकाला भाई ने। ग्रेडेड एफ निकालने के बाद भाई ये आया मेरा ग्रेडेड एफ, पॉइंट रख दिया, पॉइंट रखने के बाद ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन आया भाई सब। इसी प्रकार TIFR 2012 का मैं क्वेश्चन बता रहा था तुम्हें, कंसीडर करना है द सरफेस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग द इक्वेशन द पॉसिबल यूनिट टेंजेंट टू दिस सरफेस 8 पॉइंट। मतलब मुझे क्या करना है, एक टेंजेंट निकालना है, पॉसिबल यूनिट टेंजेंट, जो टेंजेंट वेक्टर आ रहा है ना, उस टेंजेंट वेक्टर को निकालना जो टू दिस सरफेस, जो इस सरफेस के लिए है दिस पॉइंट में। तो पहले तो मैं इसका नॉर्मल निकालूंगा, ग्रेडियंट एफ नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल वेक्टर मेरे पास आ गया दिस पॉइंट पर, पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पर मेरा नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब मैं जानता हूँ कि पॉसिबल यूनिट टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल के साथ क्या होता है, जीरो होता है, और जिसके लिए जीरो नहीं हो रहा है वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये टेंजेंट के लिए होता है टी वेक्टर इज अ टेंजेंट वेक्टर टू द सरफेस। तो भाई ए ऑप्शन जो है 1/√2, इसका मैं इसके साथ कर रहा हूँ, जीरो आ रहा है, और बाकी सब तीनों के लिए ए ऑप्शन के लिए क्या हो रहा है दोस्तों, जीरो आ रहा है। सी के लिए जीरो नहीं आ रहा, डी के लिए जीरो नहीं आ रहा, इसी प्रकार बी के लिए जीरो नहीं आ रहा। तो ये टेंजेंट वेक्टर जूम कर लो और इसको एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, जिसके लिए जीरो आ रहा है तो उसके लिए यही क्या होगा, मेरा टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा। तो इसके लिए जीरो आ रहा है, इन तीनों के लिए जीरो नहीं आ रहा। इसी प्रकार एक और TIFR का क्वेश्चन आया था दोस्तों, कंसीडर करना है द सरफेस ax² प्लस by² प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 था, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट इफ यदि n1 कैप एंड n2 कैप आर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट द पॉइंट दो नॉर्मल वेक्टर है, एक 0.110 पर है, दूसरा 001 पर है रिस्पेक्टिवली, एंड m कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द, जो m कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल है दोस्त बोथ n1 कैप और n2 कैप। मतलब n1 कैप और n2 कैप का यूनिट वेक्टर नॉर्मल है, दोनों का यूनिट वेक्टर नॉर्मल है m कैप। तो मुझे m कैप निकालना है। तो मेरा ये फंक्शन स्क्वायर फंक्शन दे रखा है f, इसके दो नॉर्मल है n1 और n2, इसके पॉइंट्स मुझे दे रखा है a और b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, a का ये है। तो सबसे पहले मैं ग्रेडियंट निकालूंगा। ग्रेडियंट मुझे दो पॉइंट पर निकालना पड़ेगा, वही मेरा नॉर्मल कहलाएगा। 2 पॉइंट पर निकालूंगा तो 110 पर निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा जो ग्रेडियंट है ये n1 कैप है, 001 पर n2 कैप है, और ये मेरा n1 कैप है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि r क्रॉस क्या होता है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b, तो r जैसे परपेंडिकुलर भी रहता है, वेक्टर टिप क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो r a के भी परपेंडिकुलर है और r b के भी परपेंडिकुलर। इसी प्रकार m भी क्या है, n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर है। m कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द बोथ n1 एंड n2। तो मैं क्या कर दूंगा, n1 कैप और n2 कैप का वेक्टर टिप क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, क्योंकि ये n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है, करने के बाद ये मैंने n1 कैप लिख दिया और ये मैंने n2 कैप लिख दिया। ये मेरा n2 कैप हो गया, ये मेरा n1 कैप हो गया। तो मैं इसको आराम से डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे पास m कैप की वैल्यू ये आ गई। मुझे क्या चाहिए था भाई, m कैप चाहिए, न कि m वेक्टर चाहिए। तो मैंने वेक्टर लिखा है, तो क्या लिखा दोस्त, वेक्टर लिखा है, क्योंकि ये तो क्या है, वेक्टर है ना, वेक्टर आया ना यहाँ से। तो इसका कैप करने के लिए डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा m कैप आ गया, जो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते TIFR का फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन वापस गेट पर आते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्त, क्योंकि वेक्टर टेंजेंट नॉर्मल इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ताकि TIFR का एग्जाम आने वाला है तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू द सरफेस x² y प्लस 2xz
इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 2 माइनस 2 3। तो फंक्शन दे रखा था दोस्त एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x। तो फंक्शन दे रखा, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था कि टेंजेंट वेक्टर जो होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है, मतलब वो सरफेस के पैरेलल। तो मुझे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू द सरफेस, मतलब सरफेस के पैरेलल कौन सा होगा। तो ये सब के मेरे क्या है, टेंजेंट ही होता है। तो ये सब मेरे क्या है, टेंजेंट वेक्टर है। तो टेंजेंट वेक्टर है, क्योंकि टेंजेंट वेक्टर हमें सरफेस के पैरेलल होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये टेंजेंट वेक्टर है। अब टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से मुझे नॉर्मल निकाल लेना है। एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ निकाल के पॉइंट पर मेरे पास नॉर्मल निकल गया। अब नॉर्मल का मैं इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के साथ जीरो होता है, जिसके लिए जीरो हो जाएगा, वे ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन के लिए ए, क्योंकि ए वेक्टर इज अ पैरेलल टू द सरफेस मतलब। तो पहले ऑप्शन के साथ करा जीरो नहीं आया, सी के साथ करा जीरो आ गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब गेट 2012 का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है दोस्त, सिलेंडर दे रखा है, हाइट एच दे रखी है, रेडियस ए दे रखी है, क्लोज एट द बोथ एंड से। एंटर करना है एट द ओरिजिन आर वेक्टर दे रखा है, बी द पोजीशन वेक्टर एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। द सरफेस इंटीग्रल, इसका मुझे सरफेस इंटीग्रल निकालना है। ओवर द क्लोज सरफेस द सिंगल। तो भाई साहब इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना, तो आर वेक्टर डॉट डी एस मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। तो डी एस वेक्टर को क्या बोल दिया यहाँ पर, डी एस एन कैप। एन कैप क्या है दोस्तों, एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम से इसकी हाइट एच है और इसकी रेडियस दोस्तों क्या है, ए है। तो बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम से ए वेक्टर डॉट डी एस क्या हो जाता है दोस्तों, डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी हो जाता है। तो डी एस इजिकल टू डी एस ए कैप है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डॉट क्या होता है दोस्त, डी वी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, ये आर वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 है। क्योंकि आप करोगे तो डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 3 आ जाएगा। तो 3 डी वी, तो 3 बार निकल जाएगा। तो वॉल्यूम का एंट्री का मतलब वी होगा, और इसका जो वॉल्यूम है हाइट एच है, और यदि एरिया ए है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, पाई ए स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ए स्क्वायर है 3 पाई ए स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोल रहा है दोस्तों, आइडेंटिटी द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। तो मुझे बताना है क्या ए वेक्टर बी वेक्टर का लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या ए वेक्टर बी वेक्टर का लीनियर डिपेंडेंट है। तो भाई साहब जैसे तुम्हारे पास वेक्टर दे रखे होते हैं, जैसे ए वेक्टर दे दिया A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के इसी प्रकार बी वेक्टर दे दिया B1 आई के प्लस B2 जे के प्लस B3 के इसी प्रकार सी वेक्टर दे दिया C1 आई के प्लस C2 जे के प्लस C3 जे के। तो उसका लीनियरली डिपेंडेंट करने के लिए तुम क्या कर लो दोस्तों, डिटरमिनेंट निकाल लो। A1 A2 A3 कर दो, B1 B2 B3 कर दो, C1 C2 C3 कर दो। या यदि 2 डायमेंशन के लिए बात आ रहा है तो A1 A2 कर दो, B1 B2 कर दो। ये डिटरमिनेंट मेरा जो है, जो भी मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, वो डिटरमिनेंट यदि जीरो आ गया दोस्त, यदि वो डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। यदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर 2 वेक्टर दे रखा था ए और, तो 2 डायमेंशन में डिटरमिनेंट निकाल लिया, 3 2 और 1 2। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया दोस्तों, जीरो नहीं आया, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है दोस्तों, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट तो है ही नहीं। द वेक्टर ए ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, दोनों का साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का यदि मोड जो होता है दोस्तों वो 1 आना चाहिए, तो वो होता है मेरे पास नॉर्मलाइज। बट यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है दोनों को दोनों, इसलिए दोस्तों ये नॉर्मलाइज नहीं है। इनका मैं मोड निकालूं तो इनका दोस्तों 1 नहीं आ रहा है, यदि 1 आता है तो नॉर्मलाइज हो जाता है, 1 नहीं आ रहा तो मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन करने के लिए अपन दोस्तों कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी होता है साथ का साथ और मज़ा भी आता है, तुम क्वेश्चन आराम से फटाफट कर सको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ग्रेडियंट एफ पता होना चाहिए। ग्रेडियंट एफ क्या होता है? एक वेक्टर होता है, इसको यदि मैं अप्लाई करता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ, डेल स्क्वायर फाई बन जाता है दोस्तों। और यदि मैं इसका कल के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कल ग्रेडियंट फाई ये जीरो होता है दोस्तों। एक थ्योरम होती है दोस्तों, जानी मानी थ्योरम होती है, तो दोस्तों ये याद होनी चाहिए आपको। इसी प्रकार डाइवर्जेंस ऑफ ए रहता है दोस्तों, ये स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी बनती है। और ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए बन जाता है यदि मैं इसको ग्रेडियंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। कर्ल ऑफ ए एक वेक्टर है, तो यदि मैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस अप्लाई करता हूँ इस पर, यदि मैं डाइवर्जेंस अप्लाई करता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए, ये भी जीरो होता है, ये भी दोस्तों थ्योरम होती है। डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है दोस्तों, ठीक है। और कर्ल यदि मैं इसका दोस्तों क्या लेता हूँ, कर लेता हूँ, यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराता हूँ कर्ल ऑफ कर्ल ए, तो ये बहुत सा फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ ए, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए। डेल स्क्वायर दोस्तों वेक्टर को भी ऑपरेट करता है, स्केलर को भी ऑपरेट करता है, दोनों को ऑपरेट करता है डेल स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सीधी सी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। सी मेरा क्या है? कर्ल है। जी मेरा क्या है? ग्रेडियंट है। और डी मेरा क्या है? डाइवर्जेंस है, ठीक है। यदि मैं सी से जी में जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों? जीरो जा। और यदि मैं जी से डी में जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों? जीरो नहीं आएगा। कल सी जी डी फॉर्म याद करो, कल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, फिर वापस क्या आ जाएगा? कल आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं डाइवर्जेंस से कल में जा रहा हूँ तो वापस जीरो आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं मैं इसका क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों? इसका मतलब है, तो मैं थ्योरम याद करवा रहा हूँ। मैं थ्योरम कैसे? कल का मैं सी जी डी याद रख लेना, फिर वापस सी आ जाएगा। सी मतलब सी से जी में जा रहा, मतलब कल ग्रेडियंट फाई आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रेडियंट डाइवर्जेंस आ जाए, मतलब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस आ जाए तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। डी से सी में जाने का मतलब क्या होगा? डाइवर्जेंस कल ए वेक्टर आ जाए तो जीरो हो जाएगा। तो ये थ्योरम याद करने का ट्रिक होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? कल आ गया, तो कल के बाद क्या आता है दोस्तों? कल के बाद क्या होता है? ग्रेडियंट आता है। तो ग्रेडियंट से स्टार्ट करना, फिर इसका फॉर्मूला लिखना। तो ग्रेडियंट, फिर क्या आता है? डाइवर्जेंस आता है, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद करने का भी ट्रिक होता है। कल ऑफ ए का, या तो क्या होता है? कल आ रहा है, तो कल के बाद क्या रहा है? ग्रेडियंट आ रहा है डाइवर्जेंस, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। अब वेक्टर आइडेंटिटीज देख लेते हैं। एनजीपी एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जाम, इसमें क्वेश्चन आया था। ये भी फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या है? स्केलर फंक्शन है। यहाँ पर फाइव मेरा स्केलर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान ला, तो ये स्केलर फंक्शन होता। तो इसको इस प्रकार से फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों। एफ बाहर निकल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए वेक्टर का डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ए, मतलब एफ दोस्तों पहले बाहर निकलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए रहेगा, फिर क्या करेगा? ए वेक्टर बाहर निकलेगा, फिर ग्रेडियंट ऑफ एफ रहेगा, ठीक है। कर्ल ऑफ एफ ए वेक्टर क्या होगा दोस्तों? कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा? एफ बाहर निकलेगा, कर्ल ऑफ ए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्त? माइनस आ जाएगा ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर बाहर निकलेगा, फिर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है। इसी प्रकार दोस्तों ये प्रॉपर्टी है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होगा दोस्तों? बी बाहर निकलेगा, डॉट ए क्रॉस बी, माइनस ए वेक्टर बाहर निकलेगा, डॉट डेल क्रॉस बी। इस प्रकार एफ जी में पहले एफ निकल जाएगा, फिर जी निकल जाएगा। यहाँ पर एक ए डॉट बी का ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों? ए वेक्टर बाहर निकलेगा, क्रॉस डेल क्रॉस बी, प्लस बी वेक्टर बाहर निकलेगा, क्रॉस डेल क्रॉस ए, प्लस ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर बी, प्लस बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर। इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी भी याद रख लेना, डेल क्रॉस एफ। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ढंग से याद होनी चाहिए, और एक ये वाली प्रॉपर्टी आपको, ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो डेल क्रॉस एफ ए वेक्टर क्या होगा? एफ बाहर निकलेगा, डेल क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डेल एफ। इसमें भी यही हुआ था,
यहाँ पर डेल क्रॉस एफ है, सेम है, सेम प्रॉपर्टी है ये वाली और ये डेल क्रॉस एफ है। तो यहाँ पर माइनस नहीं आता, एफ बाहर निकला था, ग्रेडियंट एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए बना था, फिर ए बाहर निकला, ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट एफ, तो यहाँ प्लस हुआ था, बस माइनस इसमें ही हुआ है क्योंकि एफ बाहर निकला है, डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस ए वेक्टर क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है। और ये तो भाई गेट में पूछी गई है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, बी डॉट डेल कर दो, ए वेक्टर कर दो, माइनस ए वेक्टर डॉट डेल करो, बी वेक्टर करो, ठीक है, प्लस करके अब पहले इधर की साइड डाल दिए तो अब इधर की साइड डालो। और हमेशा ये जो ए और बी डालते हैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर की साइड ही डालते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर डाल दो, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को चेंज कर दो, डेल क्रॉस बी चल गया। हमेशा याद रखना डेल क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट डेल के, याद रखना ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, समझा। तो ए डॉट बी जरूर इक्वल हो जाएगा, पर डेल क्रॉस बी मतलब सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी वेक्टर का, ये नॉट इक्वल टू होता है। अब कैसे होता है तुम पूछोगे, मुझे पता है, मैं डेल क्रॉस बी करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल बी वाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। बट यदि मैं बी वेक्टर डॉट डेल करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, बी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस बी वाई डेल अपॉन डेल वाई, बी जेड डेल अपॉन डेल जेड। तो ये आ रहा है, मतलब ये अप्लाई नहीं हो रहा है कहीं भी, समझ रहा है मेरा दोस्त। तो बी वेक्टर का डॉट डॉट प्रोडक्ट डेल वेक्टर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, प्लस लगा के ए वेक्टर को इधर ला, डेल क्रॉस बी माइनस बी वेक्टर डेल क्रॉस ए, समझा। तो अच्छी प्रॉपर्टी है, ये भी कुछ देख लेना। तो ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। तो आपको ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये और ये तो सेम है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है दोस्त, याद आ जाती है, ये भी कभी कभी यूज़ हो जाती है, तो स्टार लगे हुए हमेशा याद रख लो। और ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, कल कल ओ कल है, तो ये क्या होता है मैंने बताया ना, CGD, कल कल आ रहा है, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एफ वेक्टर दे रखा है दोस्तों आपको आर क्रॉस बी, बी वेक्टर दे रखा है, तो कांस्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, द वैल्यू ऑफ द एफ वेक्टर डॉट डी आर वेयर सी इज अ सर्कल, सर्कल की बात कर रहा है, मतलब 2 डायमेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टोक थ्योरम लग जाएगी यहाँ से, एफ वेक्टर डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाए दोस्तों, कर्ल ऑफ एफ डी एस, ये स्टोक थ्योरम होती है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर एफ वेक्टर क्या है मेरे पास, आर क्रॉस बी है, तो आर क्रॉस बी रख दिया, तो कर्ल ऑफ आर क्रॉस बी, तो ये एक प्रकार से फॉर्मूला ये नहीं बन गया जो मैंने बताया था तुम्हें, कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी का, तो ये तुम्हें याद करवाया था, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इसके साथ माइनस ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, प्लस ए वेक्टर का डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस बी वेक्टर का डाइवर्जेंस ऑफ बी, जहाँ पर भी डिफरेंशियल ऑपरेटर था उस साइड होता है ये ए और बाहर जो निकलता है, ठीक है। तो इस तरह 4 टर्म्स में निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ए की जगह क्या है मेरे पास आर, ए की जगह मेरे पास क्या है आर, और बी की जगह मेरे पास क्या है बी वेक्टर है, तो मैंने इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिख दिया है। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, तो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, तो बी वेक्टर में क्या है, बी नोट आई के प्लस जे के प्लस के, और डेल वेक्टर क्या है मेरे पास दोस्त, आई के डेल अपॉन डेल एक्स, जे केप डेल अपॉन डेल वाई और के केप डेल अपॉन डेल जेड। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बी नोट डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बी नोट डेल अपॉन डेल वाई प्लस बी नोट डेल अपॉन डेल जेड, और एक्स आई केप एक्स वाई जेड केप, इसको मैं कर दिया। जब ये चीज़ मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, ओनली आई केप, क्योंकि यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों, एक्स आई केप आ रहा है, वाई जे केप आ रहा है, जेड के केप आ रहा है, तो ये क्या बन गया, आई केप बन गया, ये जे के बन गया, के बन गया, तो ये बी वेक्टर बन गया एक प्रकार से, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म मेरा क्या बन गया, बी वेक्टर बन गया। सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, आर वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैं डेल वेक्टर के साथ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आ रही है बी वेक्टर का साथ इस प्रकार से आ रहा है। तो
तो दोस्त क्या हो रहा है, इसका बी नोट क्या है, कांस्टेंट है बी नोट आई के, तो कांस्टेंट आ रहा है, पूरा कांस्टेंट है। तो जब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, इन तीनों पर अप्लाई करूँगा कांस्टेंट वाले चीज़ को, क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो क्या कर दिया, जीरो आ गया। सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, जीरो। थर्ड टर्म की बात करूँ तो डेल वेक्टर डॉट आर, तो डेल वेक्टर डॉट आर ये पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो बी 3b वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये फोर्थ टर्म में, सॉरी फोर्थ टर्म में 3b वेक्टर आ जाएगा। और थर्ड टर्म में वैसा का वैसा ही, क्योंकि डेल बी नोट है तो ये कांस्टेंट है तो वो जीरो कर देगा। थर्ड टर्म तो वैसे ही भी जीरो हो जाएगी। देख, डेल बी नोट अपॉन डेल एक्स, डेल बी नोट अपॉन डेल वाई, डेल, तो ये वैसे ही जीरो कर देगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो थर्ड, सेकंड और थर्ड टर्म जीरो, ये फोर्थ और फर्स्ट टर्म आई है। तो इस प्रकार से पुट करने बी वेक्टर माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस 3b वेक्टर, तो -2b वेक्टर आया है, -2 बार गया, और बी नोट आई के प्लस ए के प्लस के ऐसा कुछ आया। उसका के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, और सर्कल एक्स वाई प्लेन में, तो इसका जो एरिया होगा 2 डायमेंशन में है, तो माना कि डी एक्स डी वाई डी के में इसका एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट जो यहाँ पर हुआ डी एक्स से, तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड के पर यहाँ डॉट आ रहा था, इसलिए क्या हो गया दोस्तों, के साथ बी नोट खुल गया, बी नोट डी एक्स डी वाई। और यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। यूनिट सर्कल दे रखा था मुझे, क्या दे रखा था दोस्तों, यूनिट सर्कल दे रखा था, यूनिट रेडियस दे रखी थी। तो यूनिट सर्कल या यूनिट रेडियस का मतलब रेडियस 1 हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आ जाएगा। तो -2b नोट पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो -2b नोट मतलब CO से मेरा सही हो जाएगा, समझ रहे हो। और सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और यदि प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि फॉर सोलेनॉइड फील्ड के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो हो जाता है, कोई भी ए वेक्टर दे दे डाइवर्जेंस का जीरो होता है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर्ल ऑफ ए जीरो होता है। डाइवर्जेंस थ्योरम ये होती है, बताई दी, ए वेक्टर डॉट डी एस और डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर डी वी। स्टोक थ्योरम ये होती है, ठीक है। ग्रीन थ्योरम क्या होती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी पूछ ली जाती है। फाई ऑफ एक्स वाई और डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल वाई आर द कंटिन्यूस। यदि कंटिन्यूस है फाई एक्स वाई डी एक्स प्लस फाई एक्स वाई डी वाई, इस टर्म्स यदि इंटीग्रल टर्म्स लिखा गया है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई कोष्टक में डी एक्स डी वाई, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको इस टर्म्स में लिखा जाता है, ये ग्रीन थ्योरम होती है। स्केलर टेबल प्रोडक्ट बता रखे हैं, इम्पोर्टेंट है। बी, इसको ए डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी को मैं बी वेक्टर डॉट साइक्लिक टर्म्स में लिख सकता हूँ, डेल ए बी, तो बी डेल बी ए बी टर्म्स में लिख सकता हूँ, और इस प्रकार से लिख सकता हूँ। बी वेक्टर क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए हमेशा क्या होता है दोस्तों, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर जीरो, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। ए वेक्टर क्या होता है, मेरा वेक्टर पोटेंशियल होता है, इसलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक जेम का क्वेश्चन कर लेते हैं। आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि जेम और गेट दोनों दोस्तों क्या होते हैं, आईआईटी कंडक्ट कराती है, दोनों में क्वेश्चन रिपीट्स होने के मैंने देखे हैं कि 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। तो आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ करा, ये आर है, ये मेरे पास एफ है, तो आर क्रॉस एफ करने से मेरे पास क्या आया, एफ वेक्टर एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई और एफ जेड, इसको मैंने फाई माना। तो यहाँ पर ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ आर क्रॉस एफ, तो आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये फाई है, तो यहाँ पर एफ एक्स तो बाहर निकल जाएगा, बट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, एफ वाई बाहर निकल जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई, एफ जेड बाहर निकल जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड, ये सब 1 हो जाएंगे। तो एफ एक्स आई के, एफ वाई जे के और एफ जेड, ये एफ वेक्टर ही बन गया। तो मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर डॉट एफ यदि आ रहा है और एफ वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर है, एफ वेक्टर क्या है दोस्तों, मेरा कांस्टेंट, यदि आर क्रॉस पी, यदि पी वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो हमेशा वो पी वेक्टर ही आता है, ठीक है। इसी प्रकार गेट 2014 में क्वेश्चन आया गया था दोस्तों, ए और बी आर द 2 कांस्टेंट वेक्टर है, ए और कॉस बी 2 कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये मुझे बताना है। तो दोनों कांस्टेंट वेक्टर है तो मैं पी वेक्टर मान लेता हूँ, तो 2 कांस्टेंट वेक्टर का
तो इस एक डॉट बी क्रॉस आर को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर टेबल प्रोडक्ट में क्या होता है, इस प्रकार से करा जा सकता है साइक्लिक टर्म्स में। तो ए क्रॉस बी डॉट आर वेक्टर, इस टर्म्स में आराम से इसको लिख सकता हूँ। तो और ए क्रॉस बी को मैंने क्या मान लिया, पी, क्योंकि ए और बी दोनों कांस्टेंट वेक्टर है और कांस्टेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट ही होता है। तो ये कांस्टेंट वेक्टर आ गया, तो आर क्रॉस पी बन गया ना ये, या पी क्रॉस आर कर दे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उधर से उधर होता रहता है, क्योंकि पी क्रॉस आर वेक्टर कर या आर क्रॉस पी वेक्टर, आर डॉट पी वेक्टर कर, एक ही बात है। तो पी डॉट आर वेक्टर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी मैंने तो बताई है, तो हमेशा पी वेक्टर ही आएगा, पी वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो और यहाँ पर क्या है, पी ए क्रॉस बी है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, सही हो जाएगा। समझ रहे हो। तो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस मुझे दे रखी है एट द पॉइंट 111 इज, तो मुझे भाई एफ दे रखा है, तो ग्रेड एफ निकाल लूँगा, 2x i कैप 2y j कैप 2z k कैप, पॉइंट पर मेरे पास नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर एन वेक्टर तो निकल गया है, यहाँ पर एन कैप आराम से निकाल ले नीचे उसका मोड करके, तो यहाँ पर एन कैप निकल गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं अब गेट का, कि गिवन द मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा था थ्रू द क्लोज लूप द पी क्यू आर एस पी, मारा पी क्यू आर एस, ये इस प्रकार से मुझे कर्व दे रखा है, और यहाँ पर पी क्यू आर एस पी का जो फ्लक्स आ रहा है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाइव बी डी फाइव बी अपन क्या होता है दोस्तों, बी वेक्टर डॉट डी एस होता है। तो फ्लक्स क्या होगा, फाइव बी इजल टू फाइव बी वेक्टर डॉट डी एस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी वेक्टर को कर सकता हूँ, कर्ल ऑफ ए लिख सकता हूँ, तो बी वेक्टर डॉट डी एस, पी क्यू आर एस बी, मतलब पी क्यू आर एस बी का जो फ्लक्स हो रहा है वो फाइव आ रहा है। तो पी क्यू आर एस बी का जो फ्लक्स हो रहा है दोस्तों, बी को डेल क्रॉस एफ लिख सकता हूँ डी एस, और ये डेल क्रॉस एफ को मैं स्टोक थ्योरम से यहाँ पर इस पे सरफेस इंटीग्रल को लिनियर इंटीग्रल करने के लिए स्टोक थ्योरम लगाते हैं। स्टोक थ्योरम लगाने के बाद ये फाई है, इसे फाई, और इफ़ यदि द पी से आर ए वेक्टर डॉट डी एल जो होता है दोस्तों फाई वन है अलोंग द पी क्यू आर के अलोंग दोस्तों क्या है, फाई वन है। तो मुझे क्या दोस्तों देखा है, पी क्यू आर के अलोंग ए वेक्टर डॉट डी एल जो है वो मेरे पास है पी क्यू आर, मतलब पी से आर, तो वो क्या है मेरे पास फाई वन मुझे बोल रखा है। गिवन मुझे क्या है, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो है पी क्यू आर अलोंग द पी क्यू आर इज इक्वल टू फाई वन है, और पी क्यू आर एस पी मेरे पास क्या दे रखा है, फाई दे रखा है यहाँ पर, समझ रहा है। देन फिर द वैल्यू ऑफ द ए वेक्टर डॉट डी एल अलोंग द पी एस आर के अलोंग, तो मैं जानता हूँ क्लोज लूप क्या कहूँ, पी क्यू आर एस पी के अलोंग दो ए वेक्टर डॉट डी एल जो होगा वो फाइव मुझे गिवन है। गिवन तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैंने स्टोक थ्योरम लगा कर ए वेक्टर डॉट डी एल कर दिया। इसको मैं तोड़ सकता हूँ पी क्यू आर प्लस आर एस पी, तो पी क्यू आर के अलोंग लीनियर इंटीग्रल प्लस आर एस पी के अलोंग लीनियर इंटीग्रल, तो ये चीज़ मेरे पास फाई वन होती है। तो फाई इज इक्वल टू फाई वन हो गया प्लस आर एस पी ए वेक्टर डॉट डी एल, तो भाई साहब आर एस पी ए वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव वन, तो यही तो मुझे निकालना था मेरे दोस्त, अलोंग पी एस आर, तो फाइव माइनस फाइव वन मतलब ए ऑप्शन मेरा दोस्त सही हो जाएगा। तो बता मज़ा आया नहीं आया, लाइक कर दे, मज़ा आ गया तो फीलिंग आई नहीं आई क्वेश्चन में, ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं गेट 2013 का, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों जेएम में भी आया है, जेएम का भी दोस्तों ये पीवाईक्यू सेम टू सेम। जब भी बोलता हूँ गेट और जेएम दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने, गेट वाले तो जेएम के लिए करो, जेएम वाले तो गेट के लिए करो। तो दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, कुछ भी डाटा रिपीट नहीं हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, फोर स्केलर फंक्शन दे रखा है, फाइव सेटिस्फाई कर रहा था लाप्लास इक्वेशन को, तो फाइव डेल फाइव एक्स दे रखा, तो ये चार ऑप्शन दे रखा है, कौन सा है। तो दोस्तों फोर स्केलर फंक्शन फाइव सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, डेल फाइव। तो कर्ल ऑफ ए, कर्ल ग्रेडियंट फाइव,
CGD कर्ल ग्रेडियंट फाई यहाँ पर क्या होता है दोस्तों 0 होता है, तो मतलब ये फर्स्ट टर्म सही है। मतलब ये ए डेल फाई होगा, ये जो ए वेक्टर डेल फाई माना है ये कंजर्वेटिव भी होगा। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई है तो इसका दोस्तों क्या होगा 0 कर्ल होगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ए वेक्टर का ग्रेडियंट तो CGD और C डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस CGD डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ए मतलब ये दोस्तों 0 तो नहीं होता, बट यहाँ पर ये इक्वल टू क्या बन जाता है दोस्तों डेल स्क्वायर फाई बन जाता है, डेल स्क्वायर फाई बन जाएगा। बट तुम्हें क्या बोल रहा है कि फॉर स्केलर फंक्शन फाई सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, तो डेल लाप्लास इक्वेशन का डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 होता है, लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 कर्ल है और 0 डाइवर्जेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों C हो जाएगा। ओके, कर्ल भी 0 आ रहा है, डाइवर्जेंस भी 0 आ रहा है। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 4 फेज आर द गिवन बिलो द कार्टेशियन एंड स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, स्पेरिकल और कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे दे रखे हैं, तो मुझे ये चारों दे रखे हैं, तो मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव कौन सा है। तो वेयर के इज अ कांस्टेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात कर रहा है, तो कंजर्वेटिव के लिए भाई सीधी सी बात है, कर्ल और 0 आ रहा है तो वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो F1 के लिए दोस्तों कार्टेशियन के टर्म्स में था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, आर कैप बाहर निकल रहा है तो एफ आर के प्लस 0 थीटा के प्लस 0, तो एफ आर कैप एफ थीटा कैप और एफ आई कैप। तो कर्ल ऑफ एफ कह रहा हूँ तो दोस्तों एक जनरल फॉर्म होता है कर्ल ऑफ एफ 1/H1 H2 H3 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर फैक्टर होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, और यहाँ पर H1 आर के प्लस H2 थीटा के प्लस H3 फाई कैप डेल अपॉन डेल U1 होता है ऐसे, तो डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 F1 AR U1 प्लस H2, तो इस प्रकार से इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर यदि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट H1 के लिए 1 होगा, H2 के लिए R होगा और H3 के लिए R साइन थीटा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट चीज़ रखने के बाद एफ थीटा की वैल्यू 0 है, एफ फाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर करने के बाद ये 0 आ गया है, डेल अपॉन डेल F1 0 आ गया, तो मतलब ये कंजर्वेटिव है। इसी प्रकार दोस्तों F2 की बात करें तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार से करने पर ये नॉट इक्वल टू 0 तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। इसी प्रकार 3 वाला भी करने पर 0 आ रहा है, 4 वाला करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब F1 और F3 ये मेरे क्या हैं कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो थर्ड और फर्स्ट कंजर्वेटिव है, थर्ड और फोर्थ कंजर्वेटिव नहीं, गलत है, फर्स्ट और सेकंड कंजर्वेटिव गलत है, सेकंड और थर्ड कंजर्वेटिव गलत है, फर्स्ट और थर्ड कंजर्वेटिव बट द सेकंड और फोर आर नॉन कंजर्वेटिव सही है, तो मेरा डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। H एक स्केलर फैक्टर होता है, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए H1 H2 H3 की वैल्यू 1 रहती है और U1 X रहता है, U2 Y रहता है, U3 Z रहता है। फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए H1 H2 H3 की वैल्यू 1 R साइन थीटा रहती है, U1 R U2 थीटा U3 फाई होता है। और सिलेंडर के लिए बता दूँ तो H1 की वैल्यू है 1 रो 1, U1 की वैल्यू रो फाई Z। तो भाई कभी नहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यहाँ मैं पहले आपको और थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आए। लेंथ एलिमेंट के लिए दोस्तों क्या होता है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं, DL अपॉन U1 इजिकल टू H1 DU1 E1 कैप क्या होगा, E1 क्या होगा वेक्टर होगा, तो DLX की बात करें तो 1 हो जाएगा, DX हो जाएगा और I कैप हो जाएगा। DL U2 के बारे में इसी प्रकार इसकी DL अपॉन R की बात करें तो H1 R होगा 1 होता है, DR R कैप। फाई की बात करें तो क्या होता है, DL फाई की बात करें R थीटा फाई R D फाई और फाई कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफेस एलिमेंट की बात करें तो दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा, DU1 DU3 इक्वल टू E1 कैप, तो H2 H3 DU2 DU3 अपॉन E1 कैप। ये एक्स वाई प्लेन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर N कैप क्या होगा, K कैप होगा, तो DX DY K कैप हो जाएगा। इस प्रकार सरफेस एलिमेंट लिखा जा सकता है।
वॉल्यूम एलिमेंट की बात करो, D2 क्या होता है H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3 DU3। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा H1 H2 क्या 1 R साइन थीटा DR D थीटा डीटा R स्क्वायर साइन थीटा DR D थीटा D5। ग्रेडेंट 5 का जनरल फॉर्म ये होता है। स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरल फॉर्म ये होता है E1 के अपॉन H1 डेल 5 अपॉन डेल U1 E2 अपॉन H2 डेल 5 अपॉन डेल U2 E3 अपॉन H3 डेल 5 अपॉन डेल U3। H1 H2 यदि स्पेरिकल के लिए बात करते मेरे दोस्त तो R केप अपॉन 1 डेल 5 अपॉन डेल R थीटा केप अपॉन R डेल 5 अपॉन डेल थीटा फाई केप अपॉन R साइन थीटा डेल थीटा है ना, यहाँ थीटा है, यहाँ पर तो फाई है तो डेल 5 अपॉन डेल 5। ठीक है। डाइवर्जेंस की बात करें तो 1 अपॉन H1 H2 H3 बाहर आ जाएगा डेल अपॉन डेल U1। यदि मैं ए वेक्टर का साथ, ए वेक्टर क्या है A1 E1 केप A2 E2 केप A3 E3 केप, तो भाई कुछ नहीं करना है तुझे, 1 अपॉन H1 H2 H3 बाहर निकाल ले, डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। ठीक है। इसी प्रकार कल के लिए भी तो क्या करेगा दोस्तों, 1 अपॉन H1 H2 3 बाहर निकल जाएगा H1 E1 के प्लस H2 E3 के H3 E3 के डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 और A1 H1 A2 H1। मतलब याद रखना कि तुम कल में तो क्या करते हो 1 अपॉन H1 H2 H3 बाहर निकाल दो, बट यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख दो, बट यहाँ पर H1 H2 H3 इसी प्रकार नीचे भी H1 H2 H3 का मल्टीप्लाई करना मत भूल देना, क्योंकि एक जनरल फॉर्म में करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 1 अपॉन H1 H2 बाहर तो निकल जाएगा, बट A1 का जैसे U1 के साथ हो रहा है तो A1 ले लो, बट H2 H3 करो उसके अलावा जैसे U2 के साथ हो रहा था A2 तो आएगा बट H1 H3 लो। सो U3 के साथ हो रहा तो A3 तो आएगा बट H1 H2 लो। ये चीज़ याद रखने की चीज़ है। लाप्लास में वही 1 अपॉन H लाप्लास और डाइवर्जेंस हो कर लो, 1 अपॉन H1 H3 तो बाहर मल्टीप्लाई होगा। U1 आ रहा तो U1 तो आए, U1 आ रहा है जैसे यहाँ पर डेल अपॉन डेल U1 तो U1 का H1 यहाँ नीचे लो H2 H3 अपॉन H1 डेल 5 अपॉन डेल U1। इसी प्रकार H1 H3 H2 इधर लो, बचे ऊपर लो H1 H3 डेल 5 अपॉन डेल U2 H3 डेल H1 H2 डेल 5 अपॉन डेल U3। ठीक है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो R थीटा फाई होता है, तो यहाँ पर Z एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। तो यहाँ पर मैं क्या बताऊँ दोस्त, देखो P एक पॉइंट है R थीटा फाई और ये R वेक्टर बना रहा है, थीटा एंगल बनता है Z एक्सिस के साथ, तो R कोस थीटा। ठीक है। और P का यदि यहाँ पर प्लेन लगेगा तो R साइन थीटा आएगा। ठीक है। तो R साइन थीटा यहाँ पर फाई एंगल है तो R साइन थीटा साइन फाई, R साइन थीटा कोस फाई। तो X की वैल्यू यहाँ पर R की लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी, थीटा की लिमिट है दोस्तों, थीटा एंगल बनता है दोस्तों Z एक्सिस के साथ 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि एक प्लेन बनाएगा। फाई एंगल बनता है दोस्तों एक्सिस के साथ 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है। डी एस थीटा की बात करूँ, एक्स वाई प्लेन डी एस थीटा की बात करूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं थीटा को क्या कर रहा हूँ कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो यहाँ पर थीटा वैल्यू 90 हो जाएगा। आर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू पॉइंट, पोलर एंगल होता है मिनिमम एंगल टू बिटवीन द आर और जेड एक्सिस के बीच में। फाई एजीमीटर एंगल होता है क्वांटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑफ आर साइन थीटा विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ये। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप और जेड ए केप होता है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर आर केप। तो आर केप की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों साइन थीटा कोस फाई आई केप, साइन थीटा साइन फाई जे केप, कोस थीटा के केप। तो लेंथ एलिमेंट इस प्रकार से सरफेस इंटीग्रल के आ जाएंगे H1 H2 H3 के 1 आर आर साइन थीटा। तो इस प्रकार से तुम निकाल सकते हो। सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा डी एस आर में क्या होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, आर केप यहाँ आ जाएगा। फाई में तो फाई केप आ जाएगा, डी एल आर डी फाई, डी एल आर में क्या हो जाएगा 1 डी आर, और फाई में क्या होगा आर साइन थीटा डी फाई, तो आर साइन थीटा डी आर डी फाई। यहाँ पर डी एस फाई की बात करें तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। एक्स वाई प्लेन के लिए थीटा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर आर साइन थीटा आना चाहिए, थीटा है ये है ना फाई है
थीटा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में डी एस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी थीटा केप होता है, तो डी एस थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई हो जाएगा। ये एक्स वाई प्लेन में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एक्स वाई प्लेन में ये तो डी एस फाई है, तो डी एस फाई ही है, बट जब थीटा इज इक्वल टू 90 है, जब ये केस है। और एक्स वाई प्लेन के लिए डी एस थीटा की वैल्यू तुम ये होता है, बट एक्स वाई प्लेन के लिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो डी एस थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई हमेशा सरफेस इंटीग्रल यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम एलिमेंट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई निकल जाएगा दोस्त। डेल फाई अपन निकाल सकते हैं, आर के डेल फाई अपॉन डेल आर थीटा के अपॉन आर के डाइवर्जेंस ऑफ आर, इस प्रकार से तुम निकाल सकते हो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर ए आर H2H3 डे ए थीटा H1 H2 फाई H2 ऐसे कल निकाले 1 अपॉन H1 H2 H3, तो 1 आर साइन थीटा H1 H2 H3 लाप्लास में वही हो जाएगा, सेम टू सेम केस यहाँ 1 आ जाएगा, H2 H3 हो जाएगा डेल फाई पर। यहाँ पर H2 आ रहा था, H2 क्या होता है, आर होता है, यहाँ साइन आर से आर कट गया। इस प्रकार से यहाँ पर आर केप तुम निकाल सकते हो। आर केप ये चीज़ है, ये मैं तुम बता ही दिया है। थीटा केप क्या होगा दोस्तों, डी आर केप अपॉन डी थीटा होता है। डी आर केप अपॉन डी थीटा क्या होता है, थीटा केप होता है। और फाई केप क्या होता है, डी आर केप का थीटा के साथ करो तो दोस्तों क्या होगा, डी आर केप अपॉन डी थीटा केप, तो क्या होगा थीटा डी आर केप अपॉन डी फाई। थीटा 90 रखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, फाई केप आएगा, समझ रहे हो। थीटा क्या तो डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा। फाई केप क्या हो, डी आर के डी फाई के साथ थीटा इज इक्वल टू 90 रखोगे जब आएगा सेम। आर के मैंने तुझे बता दिया, डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू फाई के रेस्पेक्ट, और थीटा इज इक्वल टू 90 रखना है। तो इस प्रकार से तुम्हारा आर केप आ जाएगा, थीटा केप आ जाएगा, और यहाँ पर फाई केप आ जाएगा। तो आर केप थीटा केप और फाई केप को तुम इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के टर्म्स में लिख सकते हो, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कोस थीटा साइन, इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के के टर्म्स में आ ही नहीं रहा था, आई जे के। तो ये तुम्हारी रोटेशन मैट्रिक्स है, क्योंकि जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस में कन्वर्ट हुई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसको मैं ए अगर मान लेता हूँ, तो आई केप को इस प्रकार में, क्योंकि यहाँ पर ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है ये क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आ रहा, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया है दोस्तों, ट्रांसपोज करके इधर भेज दिया। तो ये जो ये चीज़ है इसको इधर भेज दिया, इस चीज़ को इधर भेज दिया, ओनली ट्रांसपोज करके साइन थीटा कोस पाई कर दिया, इसकी जगह यहाँ पर साइन थीटा साइन फाई कर दिया कोस थीटा। तो ये ए इनवर्स बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए ट्रांसपोज हो गया। तो आई के जे के इधर, तो ये वाला पूरा पार्ट जब इधर जाएगा तो ओनली ये जो मैं मैट्रिक्स ए मान लो, तो इसको ए ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि होगा तो ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि ए ट्रांसपोज ये आइडेंटिटी बन रहा है ए, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। रोटेशन मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो मैंने क्या किया, आर के थीटा के जे के आई जे के में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ, तो आई जे के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों अब गेट 2018 क्वेश्चन करते हैं। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है दोस्तों, आर थीटा फाई दे रखा, द यूनिट वेक्टर थीटा केप निकालना है। 8 पॉइंट, ये आर थीटा पाई मेरे को पॉइंट दे रखे हैं। तो आप जानते हो कि आर केप आपको पता होना चाहिए कि आर केप मैंने अभी बार बार दिलाया है कि साइन थीटा कोस पाई आई केप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे केप और कोस थीटा के केप होता है। तो थीटा केप क्या होता है दोस्तों, डी आर केप अपॉन डी थीटा होता है। थीटा केप इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा कोस पाई आई केप कोस थीटा साइन थीटा। आप यदि आर केप का डी थीटा के रेस्पेक्ट में यदि डेरिवेटिव करोगे, कोस थीटा कोस फाई आएगा, कोस थीटा साइन फाई आएगा, माइनस साइन थीटा के केप आएगा। पॉइंट आपको पुट करना है कि आर की आप थीटा केप निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है एट दिस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है, आर थीटा फाई का। आर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, इसमें 10 है, थीटा की वैल्यू π/4 है, फाई की वैल्यू π/2 है। तो आप वैल्यू रखने पर थीटा केप आ जाएगा आपका कोस π/4 कोस π/2 आई के प्लस कोस π/4 साइन π/2 जे के माइनस साइन π/4 के केप। तो थीटा केप इज इक्वल टू 1/√2 जे केप माइनस 1/√2 के केप आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, थीटा केप आ गया। इसी प्रकार यदि आपको 5 केप निकालने की बोलता है, 5 केप क्या होता है, डी आर के अपॉन डी फाई
थीटा कैप आपको आर कैप तो पता होना चाहिए, साइन थीटा कोस पाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस कोस थीटा। थीटा कैप पूछ ले तो डी आर कैप अपॉन डी थीटा कर दो, फाई कैप पूछ ले दोस्त तो डी आर कैप अपॉन डी फाई कर दे, बट थीटा इज इक्वल टू 90 रखना वहाँ पर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द डेल फाई, डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछ रहा है, सीधी सी बात है, फॉर स्केलर फील्ड के लिए एट दिस पॉइंट के लिए डायरेक्शन ऑफ द डेल फाई ऑफ स्केलर फील्ड, तो फील्ड मुझे दे रखा है तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/x² प्लस x², डेल एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है एट पॉइंट पी पर। तो कुछ नहीं भाई, ग्रेडियंट कर देना है दोस्त। ग्रेडियंट करने के बाद एक पॉइंट, जो पॉइंट के लिए पूछ रहा है इस पॉइंट के लिए निकाल दे, एन वेक्टर हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द डेल्टा एफ इज़ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एन कैप के लिए पूछ रहा है तो एन कैप क्या होगा, एन वेक्टर तो निकल गया, तो एन वेक्टर अपॉन मोड एन वेक्टर, तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। V1 दे रखा है आई कैप माइनस जे के, V2 दे रखा है और विच वन ऑफ द फॉलोइंग V3 मेक बना रहा है V1 V2 V3 द कंप्लीट सेट फॉर अ 3 डायमेंशनल फॉर द रियल लीनियर वेक्टर स्पेस। मतलब ये क्या है दोस्तों, 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस होता है और 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए क्या होता है दोस्तों, डिटरमिनेंट 3 डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस होता है उसके लिए V1 V2 V3 इन तीनों का जो डिटरमिनेंट होना चाहिए, V1 V2 और V3 से जो बनने वाला जो डिटरमिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्योंकि V1 ये क्या बता रहा है, V1 डॉट V2 वेक्टर डॉट V3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो V1 दे रखा है, V2 दे रखा है और इसका मुझे यदि A1 A2 A3 मेरे को V1 और V2 की बताया, V3 बताना कि कौन सा होगा, इससे लीनियर वेक्टर स्पेस बन जाए, मतलब 3 डायमेंशनल रियल लीनियर वेक्टर स्पेस बन जाए। तो भाई इसके लिए डिटरमिनेंट निकालते हैं, जिसके लिए डिटरमिनेंट 0 आएगा उसके लिए पॉसिबल, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़्यादा 3 डायमेंशन लीनियर वेक्टर स्पेस बेसिस पॉसिबल होगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बताएगा। और डिटरमिनेंट 0 होता है तो 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस नॉट पॉसिबल तो लीनियरली डिपेंडेंट बताएगा। तो 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वी वेक्टर मेक वन द कंप्लीट सेट फॉर 3 डायमेंशनल रियल लीनियर वेक्टर स्पेस। तो इन तीनों के लिए डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो ये 3 डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस नहीं है, बट डी ऑप्शन है इसके लिए दोस्तों डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो 3 डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस पॉसिबल होगा। तो 3 डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस पॉसिबल किसके लिए होता है, जिसके लिए डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है। जिसके लिए डिटरमिनेंट 0 आ गया आएगा उसके लिए 3 डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस नॉट पॉसिबल होगा। तो एज मेरे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गेट 2023 का क्वेश्चन है और ये MSQ वाला क्वेश्चन है। कंसिडर करना है द वेक्टर फील्ड वी वेक्टर दे रखा, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट्स ऑन द थिन डिस्क दे रखा, रेडियस 2 मीटर का, मूविंग एंटी क्लॉकवाइज विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, देन फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द आर कैप। ये जनरल फॉर्म दे रखी है, ये आपको याद भी होगी। स्पेलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई होता है, स्पेयर का कोऑर्डिनेट सिस्टम एस फाई जेड होता है। तो डेल एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए और डाइवर्जेंस ये जनरल फॉर्म में दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर होगी, जिसको मैंने एफ मानना है। कंसीडर करना है वेक्टर फील्ड जिसकी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्क होगी इसके लिए क्या होगी, वी बराबर आर ओमेगा होगी। और यहाँ पर मुझे तीनों चीज़ें बतानी है कि ग्रेडियंट एफ क्या होगा। तो ए ऑप्शन के लिए बात करें, वी वेक्टर मेरे पास क्या रहा, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा आर फाई कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मोड आ जाएगा वो क्या होगा, ओमेगा आर होगा। तो जब मैं ग्रेडियंट ऑफ वी निकालूंगा तो डेल अपॉन डेल आर, क्योंकि वी हमेशा क्या हो रहा है, फाई कैप की डेल वेक्टर वी, तो डेल अपॉन डेल आर ओमेगा आर कैप, तो ओमेगा आर कैप मतलब 2r कैप आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा डेल अपॉन डेल फाई ओमेगा आर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करूँ
डेल क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 4 JK आना चाहिए। डेल क्रॉस वी करूँगा 1/r डेल अपॉन डेल आर 1r वी की जगह मैं क्या रख दूंगा, आर ओमेगा रख दूंगा और JK। ठीक है, तो 1/r, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डेल क्रॉस वी यहाँ पर कैलकुलेशन करने का 4 JK आ रहा है। इसी प्रकार डी ऑप्शन में मुझे लाप्लास निकालना है वी का, तो लाप्लास के लिए 1/r डेल अपॉन डेल आर डेल वी अपॉन डेल आर। वी की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देनी दोस्त, आर ओमेगा रख देनी है। तो इसके लिए 4/3 आ रहा है 8.1, आर इज इक्वल टू 1.5 रखने पर, आर इज इक्वल टू 1.5 रखने पर ये है। तो इस प्रकार मेरे पास इसका ये सॉल्यूशन आ रहा है ACD, 3 ऑप्शन सही है। अब वो मैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैं जब ग्रेडियंट एफ की बात कर रहा हूँ तो इस टर्म्स में लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ए की बात कर रहा हूँ तो इस टर्म्स में लिखा हुआ है, कर्ल ऑफ ए की बात कर रहा हूँ तो इस टर्म्स में लिखा हुआ है, और डेल क्रॉस एफ की बात कर रहा हूँ तो इस टर्म्स में लिखा हुआ है। तो ये सब वाले पार्ट जीरो देंगे, क्योंकि ये फाई और जेड की टर्म्स में है ही नहीं। वी क्या है, आर और ओ में, आर के टर्म्स में एक प्रकार से, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा ये। इसी प्रकार तो इस प्रकार अपन आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है MSQ का गेट का। ये वेक्टर फील्ड दे रखा है 2SZ 3y² YK प्लस 4YZ² JK। द क्लोज पाथ दे रखा है A से लेकर B से लेकर C से लेकर D। इन Z बराबर 0 प्लेन, मतलब XY प्लेन की बात कर रखा है इन वन फिगर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मेरे को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो XY प्लेन है, XY प्लेन के लिए Z इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो एरिया होगा DS क्या हो जाएगा, DS से DY A कैप हो जाएगा। तो भाई ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, F वेक्टर और DL वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो F वेक्टर दे रखा है इसका कल निकाल लेता हूँ। तो कल क्या हो रहा है दोस्तों, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव तो स्टोक्स थ्योरम से तो F वेक्टर डॉट DL भी 0 नहीं आएगा, मतलब इसका मतलब कल नॉट इक्वल टू 0 में स्टोक्स थ्योरम से इसको कर सकता हूँ। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करी, के साथ यहाँ पर 2Z बाहर निकाला DS DY। यहाँ पर Z की वैल्यू 0 पुट करनी है, क्योंकि XY प्लेन है। तो XY प्लेन के लिए Z इक्वल टू 0 होता है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर जो लीनियर इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ए वेक्टर इज नॉन कंजर्वेटिव, ये भी सही है, बी ऑप्शन मेरा नॉन कंजर्वेटिव है। डाइवर्जेंस निकालना है कि भाई 0 आता है नहीं आता, डाइवर्जेंस निकालने का पता चला कि भाई इसका 0 नहीं आएगा, 6y 8y है, तो सी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और एफ वेक्टर कैन बी रिटर्न लिखा जाता है एज अ ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड यदि कल 0 होता है। जब एफ वेक्टर को लिखा जाता है ग्रेडियंट ऑफ, यदि ये तो कंजर्वेटिव ही नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको भी यदि यदि कल 0 होता मतलब कि कंजर्वेटिव होता तो एफ वेक्टर को किसी भी स्केलर फील्ड के टर्म्स में लिखा जा सकता है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, इस प्रकार सेकंड मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार लीनियर मान ए से लेकर बी से लेकर सी से लेकर डी से लेकर ए से लेकर बी में y बराबर 0 होगा, dy बराबर 0 होगा, तो इसके लिए वेक्टर डॉट DL इस प्रकार से आ जाएगा। बी से लेकर सी में x बराबर 1 ds इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सी से लेकर डी में y बराबर dy इक्वल टू 0, सी डी से लेकर ए में, इस प्रकार से इन तीनों को जोड़ देंगे तो इस प्रकार ये भी 0 आ रहा है। तो यदि कल 0 होता है तो वो इसको लीनियरली डिपेंडेंट वैसे डायरेक्टली बोल देते हैं। यदि नॉट इक्वल टू 0 होता है तो या तो 0 हो सकता है या नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये चेक करना पड़ेगा। यदि तुम्हारे पास कल 0 हो रहा है तो लीनियरली इंटीग्रल वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा, पक्का है। बट यदि 0 नहीं हो रहा तो चेक करो 0 होगा या नहीं होगा। तुम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मेरे पास ये एफ वेक्टर डॉट DL भी नॉट इक्वल टू 0, बट चेक करने से यहाँ पर 0 नहीं था, जब भी 0 हुआ ना तो चेक करना भाई, समझ रहा है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं गेट 2001 से स्टार्ट करता हूँ। 2011 से 2025 तक के क्वेश्चन हुए हैं गेट के वेक्टर अलजेब्रा से। अब 2001 से स्टार्ट करता हूँ। कंसिडर द सेट दे रखा है, ये तीनों सेट दे रखे हैं। मुझे बताना है कि भाई ऑप्शन में द 3 वेक्टर आर द ऑर्थोगोनल, the 3 vectors are linearly independent, या 3 vectors are cannot form a basis in 3-dimensional real vector space। तो 1/√2। तो U1 U2 U3 क्या है मेरे पास तीनों
एक तो द थ्री वेक्टर आर ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोनॉर्मल निकालने के लिए मुझे ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल होता है ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज। तो ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए, मतलब U1 का U2 के साथ किसी अनादा के साथ 0 होना चाहिए, और नॉर्मलाइज भी होना चाहिए। नॉर्मलाइज मतलब उसकी खुद के साथ नेट प्रोडक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो भाई मैं जब इसको पहले वाले को मान रहा हूँ तो इसका नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, तो भाई इसका नॉर्मलाइज करने पर 0 नहीं आ रहा है। तो ये भाई एक ही ऑर्थोगोन नॉर्मलाइज नहीं है, तो मतलब ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, तो मतलब 3 वेक्टर आर। तो पहला ऑप्शन मेरा सही गलत हो गया। बी ऑप्शन था 3 वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब U1 U2 U3 इन तीनों का यदि डिटरमिनेंट यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो वह लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, यदि 0 आ जाता तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो यदि डिटरमिनेंट करने पर इनका नॉट इक्वल टू 0 आता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। लीनियरली द 3 वेक्टर आर इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। द 3 वेक्टर आर कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस इन 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। तो 3 वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस, कैन नॉट फॉर्म अ, देख यदि कोई भी वेक्टर्स यदि U1 U2 U3 यदि ये बेसिस कब बना सकते हैं, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब डिटरमिनेंट इनका नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तो आराम से लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस बना सकते हैं। तो बट यहाँ पर लिखा है कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस। कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस नहीं, कैन, ये कैन फॉर्म अ बेसिस, यानी कैन लिखा हो जाता है, ये सही हो जाता। ये तो बना सकते हैं, कि ये बोल रहा है कि नहीं बना सकते, तो ये गलत हो जाएगा। बना सकते हैं भाई बेसिस। तो 1/√2 110 कैन भी रिटर्न लिखा जाता है लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ। ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना भाई, तो किसी भी लीनियरली कॉम्बिनेशन के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, देख ले, नहीं लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 2001 का एक क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं। तो इफ़ यदि एस इज द क्लोज सरफेस इनक्लोज द V and n कैप दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है सरफेस एस इन द पोजिशन वेक्टर, देन पी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस थ्योरम लगाकर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, डेल क्रॉस अब 3 तो कर रखा है अपन, 3V हो जाएगा। एक पका तो 3V इज इक्वल टू पाई, सिलेंडर दे दिया था पाई स्क्वायर H, तो उसके लिए भी है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। द वेक्टर दे रखा है, तो V इज सोलेनोइड द कांस्टेंट A। तो भाई ये सोलेनोइड है, तो मुझे A की वैल्यू निकालनी, डाइवर्जेंस ऑफ A करके 0 कर लेना है। तो 5 + 3 A की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है, ठीक है। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल दे रखा है टू द सरफेस एट द पॉइंट। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ फाई अपॉन डेल फाई अपॉन का एक पॉइंट पर निकालना है। तो इस प्रकार से तुम निकाल सकता है, इसका ग्रेडियंट कर ही लेगा तू, और इस पॉइंट पर ग्रेडियंट का मोड करना है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए वेक्टर दे रखा है, देन पर लाप्लास निकालना, तो ये भी इजी बात है। डाइवर्जेंस निकाल, फिर उसका डायरेक्ट लाप्लास भी निकाल, कोई दिक्कत थोड़ी आएगा, बट ये 0 आएगा क्योंकि ये एक्स का ही है। डबल डेरिवेटिव होता है ना लाप्लास में, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स का, तो ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार में तो 1 आएगा, फिर 1 का 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर। वह कौन सा वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल होगा इस वेक्टर के साथ, वेयर ए और बी ए नॉट इक्वल टू बी है, तो आर कांस्टेंट आई के भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो भाई मैं कौन सा भी एक, मतलब वही होगा, जैसे ये U2 वेक्टर है, तो इन दोनों में से U1 वेक्टर होगा, तो ऑर्थोगोनल वही होगा जो U1 का U2 के साथ इनर प्रोडक्ट करने पर 0, मतलब U1 वेक्टर डॉट U2 वेक्टर का डॉट करने पर भी 0 आ जाए। तो भाई इसका इसके साथ करता हूँ, तो -AB + B है 0, ये 0 कर रहा है, ये 0 नहीं कर रहा है, क्योंकि -A² कर रहा है प्लस B² कर रहा है, ये 0 नहीं कर रहा है, ये 0 नहीं कर रहा है, ये 0 कर रहा है। तो ये डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है, बाकी तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करने में 0 नहीं आ रहा है, तो वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द कर्ल ऑफ द वेक्टर दे रखा है, कर्ल निकालना है इसका, सीधी सी बात है। कर्ल ऑफ एक कर दे भाई, सीधी सी बात है, कर लेगा। द 2 वेक्टर दे रखा है, P वेक्टर और R, तो भाई बताना है कि ये क्या है। तो P वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है आई कैप डायरेक्शन में, Q वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है 45 डिग्री एंगल में। तो इनका डिटरमिनेंट करने पर ये 1/√2 0 1/√2, समझ रहा है। तो इनका डिटरमिनेंट करने पर
नॉट इक्वल टू जीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो भाई ये रोटेशन तो रिलेट तो कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं बाय रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स वाई प्लेन, रिलेट कर रहे हैं बाय इन्वर्जन, रिलेट कर रहे हैं बाय इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पर नॉन लीनियर इंडिपेंडेंट, तो लीनियर डिपेंडेंट है भाई ये नोट तो भाई रोटेशन को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर दोस्तों रोटेशन होगा क्योंकि आई पी के वेक्टर को यदि मैं 45 डिग्री से रोटेट करूँगा तो दोस्तों मेरे पास क्यू आ जाएगा। रिफ्लेक्शन थ्रू द रिफ्लेक्शन भी नहीं देगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हम रिफ्लेक्शन किसके अलोंग देखते हैं, जेड के अलोंग देखते हैं। और यदि इन्वर्जन भी नहीं देगा क्योंकि इन्वर्जन क्या होता है, यदि ऐसे होता है या ऐसे होता है तो यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है, तो ये इन्वर्जन भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द अबाउ वेक्टर। फॉर अबाउ वेक्टर के लिए मेरे पास कौन सा, तो वैल्यू ऑफ द लीनियरली इंटीग्रेंट फॉर ऑफ दिस वेक्टर अराउंड एनी क्लोज कर्व इज जीरो। वैल्यू फॉर एनी क्लोज कर्व जो होता है वी वेक्टर डॉट डी एल, उसके लिए कर्ल ऑफ दिस वेक्टर अराउंड, तो फॉर अबाउ वेक्टर की बात कर रहा है तो क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 9 तो इस वेक्टर की बात कर रहा है। तो ये वेक्टर कौन सा है दोस्तों, आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। पहले इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते फिर इस पर। तो द सरफेस ऑफ द, ये वेक्टर दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर ओवर द सरफेस ऑफ द क्यूब ऑफ साइज और सेंटर एट द ओरिजिन। तो यहाँ पर दोस्तों वी वेक्टर डॉट आर, मुझे क्या निकालना, सरफेस इंटीग्रल निकालना। सरफेस इंटीग्रल को मैं किस में वो कन्वर्ट कर सकता हूँ, डाइवर्जेंस थ्योरम लगा कर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डीटो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ वी डीटो। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए 4 पाई डेल क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, ये डीरा डेल्टा में कन्वर्ट होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ, क्योंकि इसमें क्या होगा, एल एच एस वाला पार्ट और आर एच एस वाला पार्ट इक्वल नहीं होगा। यदि आप ऐसे करोगे इसको फॉर्मूला लगा के तो ये एक जीरो आएगा और एक नॉन जीरो आएगा। बट इसलिए यहाँ पर इसको डीरा डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है 4 पाई डेल क्यूब ऑफ आर। तो यहाँ पर 4 पाई बाहर निकल जाएगा, डेल क्यूब ऑफ आर क्या होगा दोस्तों, एट द ओरिजिन पर इसकी वैल्यू 1 होगी, 4 पाई इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं अबाउ वेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे वेक्टर दे रखा है वो वी वेक्टर क्या दे रखा है, आर के अपॉन आर क्यूब दे रखा है। तो आर वेक्टर दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/√2 1/√, क्योंकि यहाँ पर, और आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो, और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो दोस्त आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर अराउंड एनी क्लोज, मुझे निकालना नॉट करेक्ट। एक तो ये दिमाग में रखना नॉट करेक्ट, तो करेक्ट वाले नहीं निकालने, नॉट करेक्ट निकालने हैं। तो मैं वी वेक्टर डॉट डी एल को मैं डाइवर्जेंस ऑफ वी डी एल डी एस में कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टोक थ्योरम से। तो जब मैं डाइवर्जेंस ऑफ वी निकालूंगा, जैसे मैं इसका कल निकालना चाहूँगा, तो जब इसका मैं कल निकाल लूँगा तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर अराउंड द एनी क्लोज कर्व, कौन सा भी क्लोज कर्व होगा उसके लिए जीरो होगा। ये डाइवर्जेंस ऑफ वी की वैल्यू जीरो आ गई तो ये इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। बट ये करेक्ट आंसर है, बट मुझे नोट करेक्ट चाहिए तो ये गलत हो गया। मतलब मुझे तो नोट करेक्ट चाहिए ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो बट एक्चुअल में ये करेक्ट है। दिस वेक्टर कैन बी, यदि डाइवर्जेंस ऑफ वी की वैल्यू जीरो आती है तो उसको, उस वेक्टर को किसी भी स्केलर ग्रेडियंट के टर्म्स में दिस वेक्टर कैन बी रिटर्न लिखा जाता है एज द ग्रेडियंट ऑफ द सम स्केलर फंक्शंस के टर्म्स में। बट ये तो सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फ्रॉम द पी, यदि ये कंजर्वेटिव हो गया तो ये इंडिपेंडेंट होता है एनी पाथ पर, तो ये भी सही है। अब डी बोल रहा है दिस वेक्टर कैन भी रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वी को मैग्नेटिक फील्ड में रिप्रेजेंट करा जाता है, ये बोल रहा है। बट मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल होता है दोस्त वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बट यहाँ पर तो वी डेल को वी जीरो होता है, तो नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। नॉट करेक्ट वाला चाहिए तो डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। या मैग्नेटिक फील्ड के लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो आती है, बट यहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यू, क्योंकि वी वेक्टर तो यही है तो यहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, तो ये इस प्रकार से ये भी
गलत हो गया, बट मुझे नोट करेक्ट चाहिए तो डी ऑप्शन मेरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फंक्शन फाई दे रखा है द वैल्यू ऑफ द डेल फाई एक्स वाई जेड, तो ग्रेड निकाल ले, उसके लिए पॉइंट रख दे और इसके लिए वैल्यू निकल जाएगी। द यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए द कर्व के लिए, एन कैप निकाल ले, एन कैप डेल फाई अपॉन डेल फाई का मोड आ जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ द थ्री वेक्टर दे रखा है तो डेल क्रॉस ऐप, तो डेल क्रॉस ऐप कर ले, फिर उसका कल, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो उसका भी कल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यदि द आर वेक्टर दे रखा है तो इसका पहले डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस 2 आ रहा है, और इसका ग्रेडियंट कर, ग्रेडियंट कितना आ रहा है, आर के अपॉन आर के अपॉन मोड आर आ रहा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर यदि जीरो आ रहा है और इसका आर के अपॉन डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिवन 4 वेक्टर दे रखे हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट पेयर, तो इसमें बताना है कि इसमें लीनियरली डिपेंडेंट पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसको एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जाता है। U3 को, U4 को मैं 3/2 U3 लिख सकता हूँ, या U3 = 2/U4, तो U3 और U4 लीनियर डिपेंडेंट पेयर है। द वैल्यू ऑफ द आर वेक्टर डॉट डी एस सिमिलर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सेम टू सेम यही है, ये रहा पढ़ने सर उसका ना 4/5 इसका आंसर आया था, ये वाला सिमिलर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के, तो 4/5 आंसर था, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार द वैल्यू ऑफ द कंटूर आर वेक्टर क्रॉस डी थीटा के फॉर द सर्कल सी ऑफ द रेडियस आर विद द सेंटर एट द ओरिजिन, तो आर क्रॉस थीटा के, तो यहाँ पर आर थीटा साइन 90, यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों 90, क्योंकि सर्कल होता है और सर्कल दोस्तों क्या 2D प्लेन होता है, और 2D प्लेन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 90 होती है। तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होगी आर डी थीटा, तो थीटा की लिमिट यहाँ पर फाई की लिमिट लगा दी है, थीटा फाई जो भी है, तो 2πr, क्योंकि आर केप इधर रहता है और यहाँ पर थीटा केप इधर है, तो ये आर केप और थीटा केप के बीच में जो एंगल होगा दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आर क्रॉस डी थीटा करा तो आर ये आ गया, डी थीटा आ गया, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और पूरा कंटूर की बात कर रहा है तो पूरे कंटूर के लिए यहाँ पर 0 से लेकर 2π लिमिट लगेगी, 0 से लेकर 2π, ठीक है। द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज एफ दे रखा दोस्त 2x के, तो मुझे बताना है कि आइडेंटिफाई द अप्रोच वेक्टर फील्ड एफ फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। मुझे सीधी सी बात है, कर्ल और एफ की वैल्यू दे रखी है, तो कौन से फील्ड के लिए, तो पहला ए के लिए निकाल ले कर्ल, नहीं ए के लिए निकाल ले कर्ल, सेम नहीं आ रहा, इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए 2i के, मतलब ये सेम आ गया, तो मेरा बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। समझ लो दोस्तों। और तो अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 2005 का क्वेश्चन रह गया है। कंसिडर करना है द फील्ड 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस दे रखा है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो U1 U2 U3 का यदि आप डिटरमिनेंट निकाल लो, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसको बेसिस की टर्म्स में लिखा जा सकता है R3, तो मेरा बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन एस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। गलत ऑप्शन था वेक्टर एस आर ऑर्थोगोनल, तो ये ऑर्थोगोनल लग रहे हैं तुझे। ऑर्थोगोनल जब होते हैं जब एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है, तो 1 1 के साथ 1 -1 1, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। ऑर्थोगोनल वेक्टर के नॉट द जनरेट फॉर्म, डी ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैंने 2025 तक के आपको क्वेश्चन बताने का पूरा प्रयास करा है, ये बाकी अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब 2025 का PYQ उसको सॉल्व करते हैं, लास्ट PYQ बचा हुआ है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गेट 2025 का क्वेश्चन है, उससे पहले अपन ने गेट 2001 से 2024 तक के सारे PYQ अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड, वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये गेट 2024 क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा लेट है क्वेश्चन है। सेट दे रखा है 1x² का, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे रखी है, x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, इस फॉर्म द दिस 3 टर्म्स,
वेयर द नॉर्मलाइज ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइन किया जा रहा है इस प्रकार से। इफ़ द ऑर्थोगोनल नॉर्मल बेसिस दे रखा है, ये मेरा एफ ऑफ x1 है, ये बेसिस मेरा एफ ऑफ s2 है, और ये मेरा बेसिस एफ ऑफ s3 है। ठीक है, नॉर्मलाइज कंडीशन मुझे गिवन है, द नॉर्मलाइज f3 ऑफ x। मैं यदि f3 ऑफ x को यदि नॉर्मलाइज करना चाहूँ, द टू नॉर्मलाइज f3 ऑफ x, तो -1 to +1 एक्स स्क्वायर है, और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स रख देना है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है, एफ ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ये चीज़ है दोस्त। तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। √21/n का 21/n हो जाएगा। 5x² - 3 का होल स्क्वायर dx = 1 आ जाएगा दोस्त। 21/4n बाहर निकल जाएगा, -1 से +1 बच जाएगा x²। 25x, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए भाई, तो n की वैल्यू तो भाई ये फंक्शन ऑफ f3 ऑफ x में आ रहा है, तो इसको नॉर्मलाइज करूँगा। इसको नॉर्मलाइज की कंडीशन मुझे गिवन थी, तो इसको खोल दिया स्क्वायर को, +9 माइनस दोस्तों 2ab dx = 1, 21/4n, और ये -1 से +1, 25/x² अंदर गया तो x³ x⁻6 + 9x² -13x⁴ dx = 1, 21/4n इंटीग्रल कर दिया। 25 का x⁻7/7 हो गया, +9x³ हो गया, -13x⁵/5 हो गया। लिमिट -1 से +1, और यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, अब लिमिट पुट करने के बाद 21/4n, 25 1/7 + 1/7 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद 1/3 + 1/3, क्योंकि यहाँ पर जब -1 में रखूँगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पर -1 की होल पावर यदि ऑड पावर आएगी तो वो प्लस ही कर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 13 1/5 + 1/5 = 1, तो 21/4n होगा, 15/7 + 18/3 16/5 = 1, तो 21/4n हुआ दोस्त। 15/7 प्लस ये 6, ये -12 = 1, तो 1/n 21/4 अंदर भेजने पर अंदर का मामला जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आया दोस्त 20/4 को अंदर भेजा, 24/4 = 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि ये क्या चल जाएगा 6 आ जाएगा, और n = 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि मेरे को क्या बोल रहा था कि नॉर्मलाइज कंडीशन दे रखी है इधर ऑर्थोनॉर्मल, और n m ओनली f3 ऑफ x f ऑफ x³ में आ रहा है, और n की वैल्यू चाहिए, तो इसको नॉर्मलाइज कंडीशन में डाल दूंगा। ये नॉर्मलाइज कंडीशन है, तो इस कंडीशन से मैं आराम से निकाल दूंगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार अपन ने 2001 से 2025 तक के वेक्टर अलजेब्रा के PYQ सोल्व कर लिए हैं विद फॉर्मूला रिवीजन के साथ। दोस्तों ये अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यदि और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना दोस्तों। कमेंट करोगे जब भी मोटिवेशन मिलेगा और उतना जल्दी वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर कर देना आप, यदि इसको शेयर करो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आप शेयर नहीं करते हो। शेयर करो, मोर देन शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मैं और जल्दी वीडियो लाता रहूँ आपके लिए गेट 2001 से 2025 तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग।